एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इस वीडियो में हम नॉर्थैंगर एबी को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नॉर्थैंगर एबी इज अ नॉवेल रिटन बाय जेन ऑस्टन एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट, in fact the last novel that is written by जेन ऑस्टन। इसके बाद उनकी एक और नॉवल आई थी जो कि उन्होंने खुद पब्लिश नहीं की थी, बट आफ्टर हर डेथ दिस दैट नॉवल वाज पब्लिश्ड। बट नॉर्थैंगर एबी वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। एंड ये जो नॉवल है इसमें बेसिकली वी सी दैट इसको एक गॉथिक जॉनर के साथ काफी ज्यादा लिंक किया जाता है, बिकॉज इट हैज गॉथिक एलिमेंट्स। नाउ गॉथिक एलिमेंट्स वहाँ होते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू गेट डीप इनटू व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर गॉथिक स्टडी, बट वैसे बेसिकली इट इंक्लूड्स दीज वेरी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स जो कि डार्क एंड मिस्टीरियस होते हैं। these structures are very, matlab you are curious to know about them. There are certain tales, जैसे gothic doesn't necessarily mean only horror but also beyond that, something that excites you, आप बहुत ज़्यादा curious हो उस चीज़ को लेके। They are also very dark, mysterious, but also there's a lot of mystery behind them। तो ये एक नॉवल है जिसमें सटायर का यूज होता है, गॉथिक एलिमेंट्स हैं एंड ऑल्सो सोशल कमेंट्री। लाइक वैसे इस नॉवल को काफी ज्यादा कंसिडर किया जाता है एज बीइंग लिंक्ड विद द जॉनर ऑफ गॉथिक एलिमेंट्स, बट एट द सेम टाइम इसमें बहुत ज्यादा सोशल इश्यूज को भी रेज किया गया है। काफी ज्यादा जो कमेंट्स करे गए हैं अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, अबाउट रिलेशनशिप्स। सो लेट्स डू अ वेरी डिटेल्ड समरी ऑफ द प्लॉट। सो फर्स्ट, सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू यही है दैट वी वुड डू अ जनरल ओवरव्यू ऑफ नॉर्थैंगर एबी। हम थीम्स डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो कैरेक्टर एनालिसिस। सो सबसे पहले एक, बिफोर वी गेट डाउन टू व्हाट द नॉवल इज अबाउट, जेन ऑस्टन के बारे में देख लेते हैं। जेन ऑस्टन वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट नोन फॉर हर सोशल कमेंट्री एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी। बेसिकली शी वाज बोर्न इन द 18th सेंचुरी एंड उनके जो वर्क्स थे यू कैन से दे वर पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द 18th एंड द 19th सेंचुरी सोसाइटीज के बारे में था ये। एंड उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी जो कि लव के थीम्स को, सोसाइटल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते थे, मोरालिटी को एक्सप्लोर करते थे, क्लास, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते थे। एंड बेसिकली जो भी इस टाइम पीरियड का था दैट वाज अबाउट एनलाइटनमेंट एंड रोमांटिक मूवमेंट्स, इनके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, बट सिंस अभी द मेन फोकस इज अबाउट द नॉवल, तो अभी आई वुड से कि वी वुड focus on the summary of the novel. This period saw authors addressing social issues and human experiences through fiction. I would say a lot of periods in the English history are about people writing about relationships, are about people writing about societal conflicts, and also bringing them out through fiction, bringing them out through the stories of characters to even mimic the society that they are in. मतलब इस टाइम पे राइटर्स ये सारी स्टोरीज लिख रहे थे जो कि एक्चुअली में लोगों के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, लोगों के रिलेशनशिप्स जिस तरीके से इवॉल्व हो रहे थे। नाउ सबसे पहले अब द प्लॉट समरी गोज ऑन थ्रू लाइक दिस कि सबसे पहले वी आर इंट्रोड्यूस टू द हीरोइन ऑफ द novel, which is Catherine Morland. Now, Catherine Morland को स्टार्टिंग में शी इज हाईलाइटेड एज अ वेरी नाइव, वेरी इनोसेंट यंग गर्ल जिसको ज्यादा कुछ शौक नहीं है अबाउट हर ड्रेस अप। शी इज ओनली ऑब्सेसिवली रीडिंग नॉवेल। शी इज अ वेरी प्लेन गर्ल, मतलब बहुत अनएक्सेप्शनल है वो। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट हर पर्सनैलिटी। वो ज्यादा शी इज नॉट इन्वॉल्व इन टू अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ प्लॉटिंग जैसे यूजुअली कैरेक्टर्स होते हैं। बट शी इज अ वेरी सिंपल कैरेक्टर स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती है, बट शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती है शी इवॉल्व्स इनटू somebody who is beautiful, somebody who has relationships, somebody जो कि जिनको लोग चेस कर रहे हैं। लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल आर ऑल्सो आफ्टर हर, इंक्लूडिंग द कैरेक्टर ऑफ जॉन। तो मतलब जैसे जैसे शी ग्रोज अप हर लाइफ सॉर्ट ऑफ इवॉल्व्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि शी इज इन अ फैमिली, शी इज अ डॉटर ऑफ अ पास्टर। एंड क्या होता है कि उसको एक ऑब्सेशन होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट शी इज ऑब्सेस्ड विद रीडिंग नॉवेल्स। मतलब उनको एक ऑब्सेशन है कि उसको नॉवेल्स पढ़नी है। अब जब वो नॉवेल्स पढ़ रही है तो वो नॉवेल्स दे कैन बी अबाउट एनीथिंग, दे कैन बी अबाउट गॉथिक एलिमेंट्स, वो गॉथिक जॉनर की नॉवेल्स पढ़ रही है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है उन नॉवेल्स में, स्टोरीज हैं, मिस्ट्रीज हैं,
लॉट ऑफ फिक्शन इज गोइंग अराउंड इन दीज नॉवेल्स, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो ऑब्सेसिवली, जब आप किसी चीज़ को ऑब्सेसिवली करते हो तो आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में भी एक रेप्लिका हो उसका, दैट इज बीइंग रिपीटेड इन योर लाइफ एज वेल। तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली नॉवेल्स को रीड करती है। सो द नॉवल बिगिंस एट द पॉइंट वेयर एक कपल है, मिस्टर एंड मिसेस एलन, दे आर रिच बट उनके बच्चे नहीं है। तो व्हाट दे डू इज दैट दे इनवाइट द सन एंड इनवाइट टू कैथरीन मोरलैंड कि यू कम विद अस, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द टाउन, इट्स लाइक अ ट्रिप। तो फिर कैथरीन अग्रीज टू गो विद देम ऑन अ ट्रिप। व्हेन शी गोज विद देम ऑन द ट्रिप, वहां पे सबसे पहले उसको एक शी मीट्स अ यंग मैन हेनरी, जिसका नाम है हेनरी टेनली, एंड शी इज इमीजिएटली इन्फैचुएटेड बाय हिम। वो इमीजिएटली शी वांट्स टू टॉक टू हिम, मतलब यू गेट दैट सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो वो एथरिन को हेनरी की तरफ फील हुआ, एंड दैट इज व्हेन शी ट्राइज टू टॉक टू हिम एंड शी ट्राइज कि उनका ये बॉन्ड रहे, एंड शी वांट्स दैट शी गेट्स टू सी हिम आगे ऑल्सो, ठीक है, नॉट जस्ट दैट डे बट शी वांट्स टू कीप सीइंग हिम। सो अब प्लॉट शिफ्ट होता है जहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है बिटवीन मिसेस थॉर्प। मिसेस थॉर्प इज मिसेस एलन्स चाइल्डहुड फ्रेंड। नाउ हु वाज मिसेस एलन? मिसेस एलन वाज द रिच कपल जो थे, जो कि कैथरीन को अपने साथ ट्रिप पे लेके गए थे। तो उनकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी मिसेस थॉर्प। तो उनके साथ वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं। वहां पे मिसेस थॉर्प को मिसेस एलन मिलती हैं, एंड दे बोथ इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो अब जब वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो मिसेस थॉर्प की एक बेटी होती है इजाबेल। इजाबेल एंड कैथरीन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद ईच अदर, वो भी काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड इसी के बीच कैथरीन को पता चलता है कि जो उसका भाई है जेम्स इज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ जॉन। नाउ हु इज जॉन? जॉन इज द सन ऑफ मिसेस थॉर्प। तो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि उसको लगता है कि ओके, माई ब्रदर इज ऑल्सो अ फ्रेंड विद इजाबेल्स ब्रदर एंड इजाबेल इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कैथरीन एंड इजाबेल की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती है इनटू अ वेरी वेरी गुड फ्रेंडशिप। तो जैसे जैसे एक दिन वो एक मार्केट में जा रहे होते हैं, दे आर जस्ट रोमिंग यू कैन से, एंड वहीं पे उनको जेम्स एंड जॉन मिल जाते हैं। जेम्स इज कैथरीन्स ब्रदर एंड जॉन इज इजाबेल्स ब्रदर। तो जब ये होता है तो इमीडिएटली उसको रियलाइज होता है दैट एक्चुअली में जेम्स एंड इजाबेल तो एक दूसरे के लिए फील करते हैं, लाइक दे हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। तो शी इज इन अ वे सरप्राइज्ड बाय इट, बट ऑल्सो शी इज हैप्पी कि ओके, शी इज माई फ्रेंड एंड ही इज माई ब्रदर। तो इट इज अ थिंग कि अगर उन दोनों को फीलिंग्स हैं तो। बट उसी समय वो जॉन से मिलती है ना, जॉन से मिलने के बाद उसको ऐसे लगता है कि उसकी पर्सनालिटी इज वेरी डल। हिज पर्सनालिटी इज नॉट समथिंग दैट यू वुड से स्पेशल। वो सिर्फ हॉर्सेस के बारे में बात करता है, उसके अंदर और कोई स्पेशल ट्रेट्स हैं ही नहीं। तो जब वो होता है तो जॉन इनवाइट्स हर कि तुम हमारे साथ एक बॉल पे चलो। तो कैथरीन ऑल्सो अग्रीज टू इट दैट ओके, शी इज इन द टाउन सो शी वुड गो टू अटेंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो बॉल पे जाती है उसके साथ, बिकॉज उसको अपने अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर उसको जॉन पसंद नहीं आ रहा तो वो उसके इनविटेशन को डिक्लाइन कर दे, बट शी स्टिल गोज ऑन टू द बॉल। अब जब वो बॉल पे जाती है तो इजाबेल एंड जेम्स वो दोनों तो अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं, सो दे गो सेपरेटली एंड शी इज लेफ्ट विद जॉन, एंड देन जॉन ऑल्सो लीव्स हर बाय सेइंग कि उसको अपने एक फ्रेंड्स के बारे में बात करनी है, हॉर्सेस के बारे में। तो वो भी चले जाता है। इस टाइम पे कैथरीन इज लेफ्ट अलोन and that is when Henry Tinley also comes and speaks with her by saying कि उसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, बट शी ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी हेनरी, बिकॉज वो चाहती थी कि वो हेनरी से मिले, द गाय, द पर्सन, द कैरेक्टर हु शी हैड मेट इन द बिगिनिंग। तो फिर जब उससे मिलती है तो हेनरी उसको बोलता है दैट लेट्स गो फॉर अ डांस, अब हम एक बॉल में हैं तो हम एक डांस पे चलते हैं। बट कैथरीन इज कॉन्फ्लिक्टेड है और वो जाना चाहती है बिकॉज उसको जॉन के साथ तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट शी इज फीलिंग दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स हेनरी एंड शी वांट्स टू गो फॉर दैट डांस, बट एट द सेम टाइम शी इज फीलिंग दैट वो यहाँ पे जॉन के साथ आई है, वो यहाँ पे इजाबेल और जेम्स के साथ आई है, तो उनको कंप्लीटली छोड़ के शी कैन नॉट गो ऑन विथ हेनरी टिनले। तो उसको डिक्लाइन कर देती है बाय सेइंग दैट आई एम हियर विद जॉन एंड ही इज माय बॉल पार्टनर सो आई हैव टू डांस विद हिम। तो वो जॉन भी उसी टाइम पे आ जाता है व्हेन ही इज नोटिसिंग हिज डेट टॉकिंग टू समबडी एल्स, तो ही कम्स एंड ही टेक्स कैथरीन अवे एंड देन वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। नाउ व्हेन दे बोथ आर डांसिंग, कैथरीन चाहे अपनी ड्यूटी उस टाइम पे फॉलो कर रही है दैट शी इज विद जॉन सो शी हैज टू डांस विद हिम, बट हर आईज आर कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग ओवर
हेनरी टिनले, जो कि जिसको अब देखती है कि हेनरी टिनले भी अब एक वुमेन को लीड कर रहा है अपने साथ, एक पार्टनर को लीड कर रहा है ऑन द डांस फ्लोर। उसके बाद यहीं पे बॉल रूम का सीन एंड हो जाता है। उसके बाद देन द नॉवल टेक्स ऑन टू द फॉर्म कि अब जैसे ये लोग चारों हैं, इजाबेल, जेम्स एंड जॉन एंड कैथरीन, तो ये तीनों कैथरीन को इनवाइट करते हैं कि हम एक राइड पे जा रहे हैं, यू ऑल्सो कम विद अस। अब दीज आर वेरी स्मॉल इंसिडेंसेस इन द नॉवल दैट रिवील अ लॉट अबाउट दीज कैरेक्टर्स। तो अब जब ये राइड पे जा रही होती है, कैरियज में होते हैं, जैसे उस टाइम पे कैरिजेस होते हैं, तो जब ये कैरेज पे जा रहे होते हैं तब जॉन उसको बोलता है, इनफैक्ट ही सॉर्ट ऑफ स्केयर्स हर कि ये तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इस कैरेज में। एंड इमीडिएटली कैथरीन इज फ्राइटन, बट जैसे ही जॉन ये देखता है कैथरीन के रिएक्शन को, तो अपने वर्ड से पीछे हट जाता है। तो कैथरीन को लगता है यार ये कैसा बिहेवियर है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, लाइक वो बोलता कुछ और है फिर अपने वर्ड्स पीछे ले लेता है। बट देन समहाउ वो उसको इग्नोर कर देती है दैट मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है नहीं, सो लेट इट बी। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीन होता है वो ये होता है कि जब वो वापस आती है तो उसको पता चलता है कि जो मिसेस एलन है, जो उसको अपने साथ ट्रिप पे लेके आई थी, वो हेनरी की फैमिली से मिले थे। तो अब उसको लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रिप वो तो मिल नहीं पाई हेनरी से, एंड ये कॉन्स्टेंटली ये जो थॉर्प्स हैं, इजाबेल एंड जॉन, ये कॉन्स्टेंटली उसके और हेनरी के रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस इज कि वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही उनको बोलेगी कि लेट्स गो फॉर अ वॉक टू गेट टू नो ईच अदर। तो जब वो अपने साथ वॉक उनके साथ वॉक स्केड्यूल करती है, तो फिर वो व्हाट हैपेंस इज कि बारिश हो रही होती है, एंड दैट इज व्हेन जॉन सेज कि तुम कैंसिल कर दो बिकॉज मैंने तो उनकी फैमिली को बाहर जाते हुए देख लिया, टाउन में वो है ही नहीं। तो देन व्हेन दैट हैपेंस तो कैथरीन से कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, एंड वो चली जाती है। बट जैसे ही वो टिनलीज को देखती है टाउन में, सो दैट इज व्हेन शी सरप्राइज्ड बाय दिस, एंड वो कन्फ्रंट करती है जॉन को कि तुमने झूठ क्यों बोला, मेरी उनके साथ वर्क थी, आई शुड हैव गॉन देयर। तो जॉन इमिजिएटली उसको डिसमिस कर देता है एंड उसको बाहर जाने ही नहीं देता कैरेज से। देन स्टिल हावेवर वो वॉक वो स्केड्यूल दोबारा करती है, बट फिर से जॉन उसको बिना बताए वो कैंसिल कर देता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है, बट समहाउ वो वॉक पे चली जाती है। जैसे वो वापस आती है एंड वहां पे एलिनोर टिनली जो होती है, हु इज हेनरीज सिस्टर, वो उसको इनवाइट करती है कि चलो तुम हमारे पास हमारे घर एक डिनर पे आ जाओ। तो कैथरीन का रिलेशनशिप समहाउ, इवन दो जॉन का काफी इन्फ्लुएंस था, इन जेम्स एंड इजाबेल का काफी इन्फ्लुएंस था, बट स्टिल वो अपने रिलेशनशिप को सस्टेन कर लेती है हेनरी के साथ। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द नॉवेल इज वी हैव इजाबेल और कैथरीन एक दूसरे से बात करते हैं, एंड इजाबेल कैथरीन को बताती है कि मेरे को तो तुम्हारे ब्रदर को लेके बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम, बट मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज आई डो नॉट कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फॉर्च्यून। Now, this is again a social commentary about social relationships being determined, being finalized, being accepted on the basis of the idea or the criterias of wealth. कि कैसे social relationships और human relationships सिर्फ इस basis पे चलते थे कि if the bride is from a good fortunate family or if the groom is from a good wealthy family, तभी वो relationships होते थे। सो दिस इज अगेन अ कमेंट्री जो इस मोमेंट पे होती है। तो उसके बाद क्या होता है दैट कैथरीन इज उसको डिसमिस कर देती है कि नहीं, यू बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, सो इट इज गुड। तो इजाबेल उसको पूछती है दैट कि अच्छा तुम्हें जॉन को लेके फीलिंग्स हैं, बिकॉज आई थिंक दैट यू बोथ शुड गेट मैरिड, बट शी इज कैथरीन इज पर्टिकुलरली शॉक्ड बिकॉज उसके मन में जॉन को लेके ऐसे कोई भी फीलिंग्स नहीं थे। तो देन शी लेट्स गो ऑफ दैट थॉट अगेन। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये सब हो रहा होता है तो एक बॉल रूम होता है जहाँ पे हेनरी एंड कैथरीन आर डांसिंग विद ईच अदर, बट इजाबेल जो कि इस टाइम पे ये बोलती है कि मुझे डांस नहीं करना, वो इमिजिएटली कैप्टन फ्रेडरिक टनली के साथ चलना चाहते, हु इज हाउएवर हेनरीज एल्डर ब्रदर। तो जब वो ये कैथरीन ये चीज देखती है तो शी इज शॉक बिकॉज वो अपने ब्रदर को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव है, एंड शी ऑब्वियसली नॉट पोजेसिव, बट शी डज नॉट वांट दैट समबडी हु इज एंगेज टू हर ब्रदर वुड गो ऑन टू डांस, एंड वो बहुत ही फ्लर्टेशियस मैनर में उसके साथ डांस कर रही होती है। सो शी डज नॉट वांट कि उसके सामने ऐसा हो। तो फिर उसी टाइम पे बट उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या है ये, तो शी टॉक्स टू दिस अबाउट हेनरी, एंड हेनरी सेज कि तुम बहुत गुड नेचर्ड हो, जो तुम लोगों के इंटेंशंस नहीं समझ पाती हो, and that happens. So but why Isabel does this is also mentioned in the book, that how Isabel ने ये सब इसलिए करा था because she was not satisfied with the amount of money that was she was being given by Mr. Morland, who is Catherine's father, because उसको ज्यादा की उम्मीद थी कि उसको इस मैरिज से मिलेंगे, but उसको वो नहीं मिल रहा था। And when she met Captain Frederick Tinley, Harry's who was Henry's older brother, तो जब वो उसको लगता है कि there is a more wealthy man, तो she was dancing with him। अब ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया है नॉवल में कि वो क्यों होता है, बट
there are subtle hints, there is a satire, अब यही होती है, this is a novel about satire, तो यही small small incidences होते हैं that reveal about the characters without explicitly stating कि उनके intentions क्या हैं। तो सिमिलरली अब एक दिन कैथरीन और इसाबेला बात कर रहे होते हैं, तो कैथरीन और इसाबेल बात कर रहे होते हैं, नॉट इसाबेला। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो दैट इज व्हेन इसाबेल सेज कि यू नो अब तो इमीडिएटली व्हेन दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो वो जॉन की बात कर रहे होते हैं, इमीडिएटली कैप्टन टिनली ऑल्सो कम्स एंड वो उसके साथ वापस फ्लर्ट करने लग जाती है। अब इस टाइम पे शी इज वेरी सरप्राइज्ड बाय दिस एंड वो दोबारा से हेनरी से बात करती है कि अब तो ये ज्यादा हो रहा है। तो फिर हेनरी उसको बोलता है कि हमें किसी और के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एंड वी शुड नॉट टेस्ट देयर लॉयल्टी टू जेम्स। अगर वो उसके साथ लॉयल है तो है, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। तो उसी टाइम पे कैथरीन को एक इनवाइट मिलता है कि यू शुड गो विद अस टू अ डिनर जो कि नॉर्थ हैंगर एबी में होगा, टू कम स्टे विद अस, नॉट जस्ट फॉर डिनर बट टू कम स्टे विद अस नॉर्थ हैंगर एबी में, जहाँ पे टिनलीज रहते हैं। अब वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, इट्स लाइक द बिल्डिंग जैसे कैथरीन अपनी नॉवेल्स में पढ़ती थी, जो बिग बिल्डिंग्स होती थी, कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसके अंदर इतने सारे रूम्स होते हैं, देर आर सो मेनी पीपल हु नॉट लाइक ईच अदर, वो जैसे स्टोरीज में पढ़ती थी अबाउट दी स्ट्रक्चर्स। तो जब वो ये सब देखती है तो इमीडिएटली जब उसको हेनरी भी उसकी इन चीज़ों को पकड़ता है, तो वो देखता है कि अच्छा इसके माइंड में स्टोरीज चल रही हैं, तो वो उसको और स्टोरीज बताता है। जबकि कैथरीन ये स्टोरी सुन के शॉक और डर जाती है, बट उसको लगता है कि ये सब तो फेक है, बट फिर भी ये सारी स्टोरीज उसके बैक ऑफ द माइंड में रह जाती हैं। एंड व्हेन शी कम्स बैक, दैट इज व्हेन वो जब वो नॉर्थ एंगर अभी में पहुंच जाती है तो वो स्टोरीज बनाने लग जाती है, लाइक खुद से, बिकॉज उसके माइंड एट द बैक ऑफ द माइंड अगर कोई ऑलरेडी इतनी स्टोरीज पढ़ रहा है, कोई ऑलरेडी इतनी सारी स्टोरीज के बारे में सुन रहा है, तो वो शी स्टार्ट्स थिंकिंग कि अच्छा ये सारी स्टोरीज एक्चुअली में भी हो सकते हैं, मेरे को बस क्लूज या थोड़े से एविडेंसेस ना भी मिले तो मैं खुद से चीजें देख के स्टोरी वीव आउट कर लूँ। तो एक स्टोरी बनाती है कि मिस्टर टेनले हु इज हेनरीज फादर, वो अपनी वाइफ का मर्डर कर चुकी हैं एंड नाउ ही इज देयर लिविंग देयर। तो जैसे ही वो कैप्टन टिनली के रूम में जाती है तो वैसे ही उसको हेनरी पकड़ लेता है, कंस्पायरिंग एंड प्लॉटिंग ऑल ऑफ दिस थ्योरी। तो हेनरी उसको कन्फ्रंट करता है दैट व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी रॉन्ग एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ कैथरीन, एंड कैथरीन इज ऑल्सो शॉक्ड बाय दिस। तो व्हाट कैथरीन डज इज कि कैथरीन भी उसको इमीडिएटली अपोलोजाइज करती है दैट दिस इज बिकॉज ऑफ माई obsession by reading novels, please don't think this about me। एंड उसको ये डर लगता है कहीं हेनरी की फीलिंग्स कम ना हो जाए उसके इस बिहेवियर, उसकी इस आदत से। बट हेनरी उसको फिर भी कहता है कि नो, माई लव फॉर यू हैज ओनली इंक्रीज, बट यू शुड अवॉइड दिस, इज नॉट गुड। तो दैट इज व्हेन दिस मैटर ऑल्सो गेट्स रिजॉल्व। तो जब ये सब हो जाता है तो जेम्स उसको एक लेटर लिखता है, कहता है दैट इजाबेल ने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है एंड अब वो कैप्टन टिनली के साथ एंगेजमेंट कर रही है, तो तुम जल्दी से वापस आ जाओ वरना वहां पे कैप्टन टिनली अनाउंस कर देगा तुम्हारे सामने टिनलीज के घर पे। तो जब कैथरीन की लेटर पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा शी इज टेकन अबैक बाय दिस एंड इमीडिएटली इजाबेल भी उसको लिखती है, कहती है कि उससे गलती हो गई है, शी इज स्टक एंड शी नीड्स हेल्प। बट दिस टाइम कैथरीन अब इन चीजों से ऊपर आ चुकी है, इजाबेल की इन झूठों से, इन उसकी ट्रिक्स से, तो वो उसको लेट गो कर देती है दैट नाउ इट इज नन ऑफ हर कंसर्न। इमीडिएटली व्हाट हैपेंस इज, नाउ दिस इज यू कैन से द क्लाइमैक्स ऑफ द नॉवल, बिकॉज ये एक इमीडिएट सडन रिएक्शन बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स होता है। अब जो कैप्टन टिल्ली है हु इज हेनरीज फादर, what he does is he asks Eleanor कि तुम कैथरीन को घर से बाहर निकाल दो, एंड इमीडिएटली ऐसा हो जाता है कि कैथरीन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है एंड शी गोज बैक टू हर पेरेंट्स होम। नाउ व्हाट हैपेंस इज जब वो अपने घर चली जाती है तो वो डिसहार्टेंड होती है बिकॉज शी हैड फीलिंग्स फॉर हेनरी एंड जो ये ट्रीटमेंट था, इवन हर फैमिली वाज नॉट हैप्पी बाय दिस। तो हेनरी वन डे कम्स एंड विजिट्स हर एंड सेज कि एक्चुअली जॉन ने मेरे पापा को ये बोल दिया था दैट तुम एक वेल्दी फैमिली से हो, एंड जैसी मेरी फैमिली, जैसी मेरे फादर को ये पता चला कि ऐसा नहीं है, तो ही गॉट डिसहार्टन एंड एंगर्ड बाय इट एंड ही इमीडिएटली आस्क्ड यू टू लीव, एंड उन्होंने मुझे भी ऑर्डर किया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो he says that I still love you and I want to marry you, and कैथरीन अगेन वो तो चाहती है कि वो हेनरी टिनले से शादी करे। तो इवन द मॉर्लेंस से, जो कि कैथरीन की फैमिली है, वो कहते हैं कि हमें शादी के लिए मान जाएंगे अगर हेनरी के पापा मान जाते हैं, एंड देन सून हेनरी के पापा भी टुवर्ड्स द एंड इस शादी के लिए मान जाते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज उनको लगता है दैट ओके शी इज एटलीस्ट फ्रॉम समवॉट अ वेल्दी फैमिली, लाइक ओके मतलब अगर इतनी वेल्दी फैमिली नहीं है तो वो इतनी भी they are not that poor as he had immediately thought of them to be. So this is a very
detailed summary of the novel. I hope that I was able to make you go through the very, very major events of the novel. And इस novel की two ही settings हैं. There's Bath and then there's Northanger Abbey. Northanger Abbey is again the place where the Tinleys live. So themes इसके बहुत ज़्यादा simple हैं, that you see that how there is a lot of emphasis on Gothic literature. कैसे Gothic elements हैं, particularly about the fact that Catherine is obsessed with reading these novels. कैसे, you also see that every moment in the novel is mysterious. कैसे उसके बहुत ज़्यादा implications हैं. Like even ballroom में देखें तो जैसे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ डांस करें, देयर इज अ लॉट ऑफ कमेंट्री ऑन अ लॉट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे कैथरीन को उसके फादर जब निकाल देते हैं, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ मनी, नॉट बिकॉज कि वो ये भी जज कर सकते थे दैट हाउ कैथरीन इज अ गुड वुमन फॉर हर सन, बट उन्होंने सिर्फ ये जज किया दैट इफ शी इज वेल्दी और इफ शी इज नॉट वेल्दी. एंड इवन इजाबेल्स कैरेक्टर जब वो ये देखती है कि जो मॉर्लन्स हैं वो उसको इनफ मनी नहीं दे रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने आप को स्विच कर लेती है वो बाय थिंकिंग कि now I should go for somebody who is more wealthy. So you see that कैसे even Northanger Abbey में जब वो जाती है तो वो एक बिल्डिंग मिस्टीरियस सी होती है. She builds up stories, fiction stories बनाने लग जाती है. So through all of these elements of Gothic fiction, of parody, of satire, Jane Austen is making a social commentary on a lot of aspects of human behavior and human relationships. Now again, as I've mentioned, there's a class distinction relationships कि कैसे इस नॉवल में जो भी relationships हैं उनके बीच में हम देखते हैं कि class distinction आ रहा है. Marriage as a social contract, it is not necessarily about good relationships, but it is also about कैसे आप एक दूसरे को benefit कर रहे हो and not just about the feelings. So these are the character analysis. Catherine Morland में हम देखते हैं there's a lot of innocence. कैसे एक सेंस ऑफ इमेजिनेशन है बिकॉज वो नॉवेल्स पढ़ती है तो वो उन्हीं आइडियाज से ड्रिवन है. देयर इज ऑल्सो ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी, पर्टिकुलरली वो मोमेंट जब हेनरी टिनले उसको बताता है दैट दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर फॉर यू, यू कैन नॉट थिंक अबाउट स्टोरीज एट माई होम, यू कैन नॉट बिल्ड फैंटेसीज. उसी टाइम पे शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ काइंड ऑफ ग्रोथ कि कैसे शी कैन नॉट have a replica of the stories in the real life. वो stories सिर्फ books तक limited रहेंगी and the real life is very difficult and also very very different. हेनरी टिनले का रोल एज अ मेंटोर है बिकॉज वो एक्चुअली में कैथरीन मोरलैंड को उसकी डिस्कवरी, उसकी ग्रोथ को लीड ऑन करता है, उसका व्यू ऑन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप्स की. इवन दो वो तो स्टार्टिंग से ही वाज वेरी मच अटैच टू कैथरीन एंड कभी भी दैट वाज द कैरेक्टर जिसने नहीं बोला दैट ओके कैथरीन नीड्स टू बी रिच फॉर मी टू फॉल इन लव विथ हर. So again, yes, there are complexities in their relationships, but at the same time, वो वी सी कि कैसे ये एक दूसरे के साथ अगर बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शादी भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स एंड लॉट ऑफ अदर सोशल नॉर्म्स एज वेल. So I hope that you liked the video. And if you have any more questions, please do write it in the comment box below. And we would also be coming up with more videos. So please stay tuned to the channel and please